नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ईरान और अमेरिका के तनाव से जुड़ी। ईरान ने अमेरिका और इजरायल को अपनी ताकत दिखाते हुए नई बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रमशहर 4 के सफल परीक्षण का एक वीडियो जारी किया है। ईरान ने दावा किया कि उसकी यह मिसाइल 2000 किलोमीटर तक दुश्मनों को ढेर करने का दम रखती है। मतलब ईरान ने अमेरिका और इजरायल के साथ दो हाथ करने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि और अमेरिका और इजरायल की लाख धमकियों के बाद भी ईरान झुकने को तैयार नहीं दिख रहा, बल्कि उसने अपनी नई मिसाइल को सामने लाकर सीधे अमेरिका को चुनौती दे दी और उसने यह बता दिया कि वो अमेरिका और इजरायल दोनों से निपटने की क्षमता रखता है, जिसकी एक झलक उसने अपनी खतरनाक मिसाइल खुर्रमशहर 4 के जरिए दी। जिसके बाद पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान की इस मिसाइल को देखकर सुपर पावर अमेरिका के होश उड़ गए। इसी वजह से उसने ईरान की इस मिसाइल को पूरी दुनिया के लिए खतरा बता दिया, जबकि 2 दिन पहले ही अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए घातक बम GBU-57 की तस्वीरें जारी की थी और यह दावा किया कि उसका यह बम इतना ताकतवर है कि जमीन के अंदर भयंकर तबाही मचा सकता है। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका को जवाब देने के लिए ईरान ने भी अपनी ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रमशहर 4 के सफल परीक्षण का वीडियो जारी किया और यह साफ कर दिया कि वो अमेरिका से भिड़ने और उसे हर मोर्चे पर जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं ईरान की इस बैलिस्टिक मिसाइल के सामने आने के बाद अमेरिका तिलमिला गया। Iran's development and proliferation of ballistic missiles poses a serious threat to regional and international security. ईरान का दावा है कि खुर्रमशहर 4 मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलोग्राम तक विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकती है। इस बीच सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि उसके समर्थन वाले लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने सीरिया में मौजूद अमेरिका के ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी शुरू कर दी। ये दावा अमेरिका की एक वेबसाइट ने वहां के खुफिया विभाग के 2 अधिकारियों के हवाले से किया, जिसमें यह कहा गया कि सीरिया में मौजूद हिजबुल्लाह के लड़ाके जंग जैसी तैयारी कर रहे हैं। वहां वो खतरनाक हथियारों के साथ टैंकों से भी हमला करने का अभ्यास कर रहे हैं और उनके निशाने पर सीरिया में बने अमेरिकी फौज के बेस हैं। खबर के मुताबिक अमेरिकी सेना के बेस पर बड़ा हमला हो सकता है, जिसके लिए हिजबुल्लाह ने सीरिया की राजधानी दमिश्क से करीब 45 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व के एक इलाके में हथियारों का भारी जखीरा जमा कर लिया। खबर के मुताबिक इस बार भी अमेरिकी ठिकाने पर 2 महीने पहले जैसा ही हमला करने का प्लान है, जब एक ड्रोन हमले में एक अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर की मौत हो गई थी, जबकि उसकी सेना के 4 जवान घायल हो गए थे। मतलब हिजबुल्लाह सिर्फ अमेरिका को ही दहलाने की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि उसने खुलेआम अमेरिका के दोस्त इजरायल को मिटा देने की धमकी भी दे दी। हिजबुल्लाह ने इजरायल को सीधी चेतावनी दी कि उसका मकसद दुनिया से इजरायल का वजूद मिटाना है और इसके लिए उसने अपनी तैयारी को भी दिखाया। चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी करके अपने लड़ाकों का दम दिखाया और इजरायल को चेतावनी दी कि जल्द ही उसका खात्मा कर दिया जाएगा। हिजबुल्लाह के मुताबिक इजरायल की वजह से पश्चिम एशिया जंग की आग में जल सकता है, कि इजरायल ने फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया और ईरान में युद्ध जैसे हालात बना रखे हैं और इसी वजह से हिजबुल्लाह ने इजरायल को अंजाम भुगतने की धमकी दी, जिसे हल्के में लेना इजरायल के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ इजरायल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान खड़ा है। ईरान से ही हिजबुल्लाह को भारी मात्रा में हथियार मिलते हैं और इस संगठन के ठिकाने सीरिया में भी हैं, जहां से वो आसानी से इजरायल को निशाना बनाता रहता है। उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हुए उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी। हत्याकांड के 90 दिन बाद दायर पुलिस की पहली चार्जशीट में सदाकत खान को आरोपी बनाया गया, जिसे उमेश पाल की हत्या के 3 दिन बाद यानी 27 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। उमेश पाल हत्याकांड में दायर चार्जशीट में सदाकत खान पर साजिश में शामिल होने, शूटरों की मदद करने और हत्याकांड की योजना बनाने के लिए हुई बैठकों में भी शामिल होने का आरोप है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 1857 पेज की इस चार्जशीट में हत्याकांड पर विस्तार से जानकारी दी गई। सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों की भूमिका के बारे में इस चार्जशीट में पूरी जानकारी है, जिसे आधार बनाकर प्रयागराज पुलिस अलग से सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी कोर्ट में दायर करेगी। इस बीच NIA ने हरियाणा के भिवानी में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में शामिल आरोपी दीपक टीनू के ठिकानों पर छापा मारा। दीपक टीनू लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बताया जाता है, जो इस वक्त पंजाब की जेल में बंद है और आरोप है कि उसी ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए न सिर्फ शूटरों का इंतजाम किया था, बल्कि उनके रहने और खाने की भी व्यवस्था की थी। और इसी मामले में NIA ने हरियाणा के भिवानी में गैंगस्टर दीपक टीनू के ठिकानों पर छापा मारा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में मानसा पुलिस ने अपनी चार्जशीट में 24 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें दीपक टीनू भी शामिल है। उसे पिछले साल 4 जुलाई को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली की तिहाड़ जेल से पूछताछ के लिए पंजाब ले जाया गया था, लेकिन 1 अक्टूबर को वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। बाद में उसे राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसके पास से हैंड ग्रेनेड तक बरामद हुए थे। उधर पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री ने एक मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि इमरान खान मानसिक तौर पर बीमार हैं। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर पटेल के इस आरोप के बाद शहबाज सरकार के कई मंत्री इमरान पर हमलावर हो गए और उन्हें मानसिक तौर पर बीमार बताने लगे। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि इमरान खान पिछले कुछ हफ्तों से बहुत ज्यादा मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं।
इसी वजह से उनकी मानसिक स्थिति सवालों के घेरे में है, जिसके बाद शहबाज सरकार के कई मंत्रियों ने इमरान को दिमागी रूप से बीमार बता दिया। कुछ नेताओं ने तो ये तक कह दिया कि इमरान ने अपने पागलपन की वजह से ही पाकिस्तान में इतना बड़ा भूचाल खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक इमरान की जांच 5 डॉक्टरों के एक पैनल ने की और उनकी मानसिक स्थिति ठीक न होने की बात पर मोहर लगा दी। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में भगदड़ रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि पार्टी के 3 और नेताओं ने पीटीआई से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले फवाद चौधरी समेत कई बड़े नेता इमरान खान की पार्टी को अलविदा कह चुके हैं और अब मलिका बुखारी समेत 3 और नेताओं ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मलिका बुखारी ने पार्टी छोड़ने की वजह अपनी मां की बीमारी बताई, लेकिन इशारों में उन्होंने जता दिया कि वो इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हुई हिंसा से नाखुश हैं। क्योंकि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलिका बुखारी ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हुई हिंसा की निंदा की और 9 मई को पाकिस्तान के लिए काला दिन बताया। यही नहीं माना जा रहा है कि शहबाज सरकार के पीटीआई नेताओं पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई वाले ऐलान से इमरान खान की पार्टी के नेता डर गए, जिसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। इधर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में योगी सरकार के फरमान का असर दिखाई दिया। वहां कई धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकरों को उतार दिया गया और इसके लिए पूरे जिले में अभियान चलाया गया। प्रशासन ने करीब आधा दर्जन मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकरों को हटवाया। साथ ही पुलिस ने लोगों को दोबारा लाउडस्पीकर न लगाने की हिदायत भी दी। पिछले हफ्ते कानून व्यवस्था पर हुई बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर न हटवाने पर नाराजगी जताई थी और अधिकारियों को फौरन लाउडस्पीकर हटवाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद प्रशासन ने एक अभियान चलाकर मंदिर और मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर हटवा दिए। इस बीच उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एनकाउंटर के डर से एक हिस्ट्री शीटर ने अपने ही पैर में गोली मार ली। आरोप है कि 50,000 के इस इनामी हिस्ट्री शीटर ने एक इंजीनियर को गोली मारकर घायल कर दिया था और वहां से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जब उस हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने पहुंची तो एनकाउंटर के डर से उसने अपने पैर में ही गोली मार ली, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के भय से इसने अपने आप को गोली मार के घायल किया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद किया। पुलिस के मुताबिक बिजली का बिल जमा नहीं करने पर इंजीनियर ने उस हिस्ट्री शीटर का बिजली का कनेक्शन काट दिया था, जिससे आरोपी भड़क गया और उसने इंजीनियर पर गोली चला दी। उधर रूस की सेना ने काला सागर के किनारे बसे क्राइमिया में हमले के लिए घुसे यूक्रेन के 6 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। 2014 से पहले क्राइमिया यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन उसके बाद से इस पर रूस का कब्जा है और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक क्राइमिया में पुतिन ने परमाणु हथियारों का जखीरा जमा कर रखा है। यही नहीं, पुतिन कई बार ये धमकी दे चुके हैं कि अगर क्राइमिया पर हमला हुआ तो वो एटम बम का बटन दबाने से भी नहीं हिचकेंगे, जबकि अमेरिका के दम पर जेलेंस्की लगातार पुतिन से क्राइमिया छीनने के हुंकार भर रहे हैं और इसी वजह से यूक्रेन की सेना लगातार क्राइमिया को निशाना बना रही है। रूस का दावा है कि 24 मई को भी क्राइमिया के अलग अलग इलाकों पर यूक्रेन की सेना ने 6 ड्रोन से हमला बोला, जिन्हें वक्त रहते तबाह कर दिया गया। पिछले महीने ही जेलेंस्की की फौज ने क्राइमिया के सबसे बड़े शहर सेवास्तोपोल में मौजूद एक तेल डिपो को तबाह कर दिया था। इस बीच बखमूत जीतने के बाद रूस ने यूक्रेन के 100 से ज्यादा कैदियों को रिहा कर दिया। जिन कैदियों को रूस ने रिहा किया वो सभी यूक्रेन के वो सैनिक थे जिन्हें युद्ध के दौरान रूस की सेना ने पकड़ लिया था और कैदी बना लिया था, लेकिन बखमूत जीतने के बाद उन सैनिकों को रिहा कर दिया गया, जिसकी पुष्टि खुद यूक्रेन की तरफ से की गई। यूक्रेन ने जानकारी दी कि रूस ने उसके 106 कैदियों को रिहा कर दिया, जिनमें 8 सैन्य अधिकारी और 98 सैनिक शामिल हैं। साथ ही 2 विदेशियों और यूक्रेन के एक नागरिक के शवों को भी यूक्रेन को सौंपा गया, जिसका वीडियो भी आया, जिसमें ताबूत और रिहा हुए सैनिक नजर आए। वीडियो में ये सैनिक खुश दिखे। वैगनर ग्रुप ऐलान कर चुका है कि उसने रूस के लिए यूक्रेन के बखमूत को जीत लिया है, जिसके बाद अब वो यूक्रेन के उन कैदियों को छोड़ रहा है जिन्हें जंग के दौरान पकड़ा गया था। इधर भ्रष्टाचार के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी, क्योंकि एक रोज पहले वो तिहाड़ जेल के बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे, जिसकी वजह से उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया। सत्येंद्र जैन की हालत को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें अपनी पसंद के किसी भी अस्पताल में इलाज कराने की मंजूरी दे दी। हालांकि अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि जमानत के दौरान वो ना तो दिल्ली से बाहर जाएंगे और ना ही मीडिया से किसी तरह की बातचीत करेंगे। सत्येंद्र जैन को 10 जून को दोबारा कोर्ट में पेश होना होगा। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद ये पहली बार है जब उन्हें अंतरिम जमानत दी गई।